नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 7th के इस सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन काल में समथिंग शताब्दी से पहले 7वीं शताब्दी से पहले राजा और राज्यों का किस प्रकार का स्वरूप होता था और समझने का प्रयास करेंगे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि ये बात अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर क्लास 7 में पूछी जाए तो आपका आंसर कैसा होगा। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने की कामना करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको सामान्य रूप से इस चैप्टर को पढ़कर सुनाऊंगा। आपको केवल और केवल ध्यान से इसे सुनना है और जो आपको अच्छा लगे उसके नोट्स बनाने हैं। 7वीं शताब्दी के बाद भारत में माफ़ कीजिएगा 7वीं शताब्दी के बाद भारत में विभिन्न शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान का विशेष महत्व है और इन्होंने अपने बड़े बड़े राज्य कायम किए। यहाँ पर हम देखें कि गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान क्षेत्र से संबंध रखते थे, वही राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल और चोल तमिलनाडु से संबंध रखते थे। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासकों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष था। इस प्रकार से आप इन वंशों के नाम और इनके क्षेत्रों को याद रख सकते हैं। नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ, आइए जानते हैं। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने महातत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो राजा या राज्य के स्वामी के लिए उपहार लाएं और उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं शताब्दी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ अर्थात शाब्दिक अर्थ जिसका होता है सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसने याजक या फिर जन्मा क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लिया है। अर्थात जो हिरण्यगर्भ यज्ञ होता था यह क्षत्रियता प्राप्त करने के लिए होता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। आइए जानते हैं कि इन राज्यों में किस प्रकार का प्रशासन था। इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी कि राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन यानी कि तीनों भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण कर ली। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल लिया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। इस व्यवस्था से प्राप्त धन का उपयोग राज्य के विकास जैसे मंदिर, किले, महल, सैन्य प्रशासन आदि में होता था। राजस्व अधिकारी प्रभावशाली वर्ग के होते थे, जो समय के साथ वंशानुगत होते चले गए।
इसके साथ ही हम देखते हैं चोल वंश में किस प्रकार की कर व्यवस्था थी। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेट्टी, जो नकद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान के विषय में भी हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशंसा करवाना, क्योंकि प्रशस्ति एक संस्कृत का शब्द है। शासक अपनी प्रशंसा में अपने कवियों के द्वारा अपने बारे में जानकारी डलवाते थे। यहाँ से हम यह जान सकते हैं कि शासक अपने बारे में किस प्रकार के विचार रखते थे, और साथ ही हम शासक के बारे में महत्वपूर्ण बातें जान सकते हैं। मिसाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। 12वीं शताब्दी में एक संस्कृत काव्य भी रचना हुई, जिसका नाम था राजतरंगिणी, जिसे कल्हड़ द्वारा लिखा गया था। इस ग्रंथ में प्राचीन कश्मीर व कश्मीर के शासन किए महत्वपूर्ण वंशों की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आपको इस बात की जानकारी रखनी होगी कि कश्मीर के विषय में राजतरंगिणी ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिससे हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम देखते हैं कि धन के लिए क्या युद्ध होते थे और किस प्रकार से युद्ध होते थे। प्रत्येक राजवंश अपने क्षेत्र के कारण जाना जाता था। शासक हमेशा से ही महत्वपूर्ण नगरों पर अधिकार करना चाहते थे। इस समय एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष का एक अलग ही महत्व है। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से प्रसिद्ध था। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता रहा। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, जिनसे गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। जिनमें महमूद जो धन उठाकर ले गया, उसका बहुत कुछ हिस्सा गजनी के एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, और उसने अल बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का कार्य सौंपा था। अरबी में लिखी गई अल बरूनी की कृति, जिसका नाम है किताब उल हिंद, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत साबित होती है। अल बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से भी परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान अर्थात चौहान भी थे, जो बाद में चौहान के नाम से जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों का विस्तार करना चाहते थे, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। इनका शासनकाल 1168 से 1192 ईस्वी था, जिसने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य उरेयूर से तंजावुर तक इनका शासन था। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया की सत्ता थी।
वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत अर्थात सामंत थे। ओरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय चोल ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी यानी कि निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय चोल के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाकों इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। इसके बाद हम देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे, जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। वे पुरोहित, मालाबार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि थे। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनवाई जाती थी। इसके साथ ही हम देखते हैं चोलकालीन कृषि और सिंचाई व्यवस्था। दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में कावेरी नदी भी है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिसके किनारे उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले से ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। शासकों ने कई कृत्रिम नहरों का विकास करवाया, जिनसे कृषि का विकास हो सका। इसके साथ ही हम देखते हैं साम्राज्य प्रशासन किस प्रकार का था। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। किसानों की बस्तियां, जो उर कहलाती थी, सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह से गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामी को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुंबेदेन वेलन यानी कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान जैसी उपाधियां दी रखी थी। साथ ही अर-ई-आर यानी कि प्रधान जैसी उपाधियां भी इन्हें प्रदान की गई थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद भी सौंपे गए थे। इसके साथ ही हम देखते हैं चोल काल में भूमि के क्या प्रकार थे। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। बिल्लल बगाई यानी कि गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, साला भोग
किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि और देवदान या फिर तिरुनमटुक्कनी यानी मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। इसी के साथ ही पल्लीचंदम नाम की भी भूमि दी जाती थी जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आ चुकी थी। प्रत्येक ब्रह्मदेय की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासकीय कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था और इस प्रकार से इनका चयन होता था। इसके साथ ही हम यहाँ पर देखते हैं तांग वंश के युग का चीन। इसी के समकालीन चीन में भी तांग वंश फल फूल रहा था। आइए इसके बारे में जानते हैं। चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक यानी कि 7वीं से 10वीं शताब्दी तक चलता रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया में के सबसे बड़े नगरों में से एक थी जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय और जापानी साथ ही कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था और परीक्षाएं आयोजित कराने का सिलसिला यहीं से प्रारंभ हुआ। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक कायम रही। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है।